नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां, इस टॉपिक को आप लोगों को क्लैरिफाई करने के लिए मैं साल 2023 की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अब दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज की वीडियो में हम किस चीज पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अक्सर मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि सर, ओरिजिनल दस्तावेज हमारे पास नहीं है, जैसे कि संपत्ति की सेल डीड, गिफ्ट डीड, कोई विल वसीयत। इसकी जगह हमने अपने दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवाया था, तो हमने वहां से एक सर्टिफाइड कॉपी अपनी निकलवा ली है। तो क्या उस सर्टिफाइड कॉपी के दम पर हम संपत्ति पर अपना हक जता सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि जब संपत्ति के दस्तावेज खो जाते हैं तो क्या ऐसी स्थिति में दस्तावेजों की सर्टिफाइड कॉपी का सहारा लेते हुए हम संपत्ति पर अपना हक जता सकते हैं? यह चीज मैं आपको विद रेलिवेंट प्रोविजन एंड जो जजमेंट है साल 2023 की वो क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक करें और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि मैं यहां से वीडियो को लाइव पब्लिश करता हूं। आप जो भी कमेंट लाइव में मेंशन करते हैं, मुझे वो सभी के सभी जरूर शो होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया जाए। जैसे कि कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, या फिर अगर कोई व्यक्ति किसी लीगल प्रॉब्लम से परेशान है, उनका कोई केस चल रहा है, उनके पास ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां पर वो किसी से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आज आपको सबसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 63, सेक्शन नंबर 65 सब क्लोज बी को क्लियर करूंगा, क्योंकि आज जिस जजमेंट की हम बात कर रहे हैं वहां पर सेल डीड की सर्टिफाइड कॉपी लगाते हुए कोर्ट में मालिकाना हक साबित किया जा रहा था। और जब ये जजमेंट मैं आपको समझा रहा हूंगा तो इन दोनों प्रोविजन का बहुत अहम रोल वहां पर आएगा। तो एक एक करके मैं दोनों प्रोविजन आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्प्ले पर आपको सेक्शन नंबर 63 इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम दिखाई देगा। एक बार डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सेक्शन 63 कहता है कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। देखिएगा, इसका फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंडरी एविडेंस का मतलब और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है वो यहां पर 1 to 5 पॉइंट में बताया गया है। इसका फर्स्ट पॉइंट कहता है सर्टिफाइड कॉपीज जो है, जो प्रोविजन के तहत यहां पर बताई गई है, वो सेकेंडरी एविडेंस है। सर्टिफाइड कॉपी मतलब वो चीज जो ओरिजिनल नहीं है बल्कि गवर्नमेंट की तरह सर्टिफाइड की गई है कि हां भाई ये ओरिजिनल की ही कॉपी है। अब दोस्तों, 63 अब सेक्शन जब पढ़ते हैं तो वहां पर आपको क्लियर हो गया कि सर्टिफाइड कॉपी सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है, ना कि प्राइमरी एविडेंस, और उसको कोर्ट में बतौर एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है। अब मैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करूं। देखिए, अगर आपके पास प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सेल डीड हो गई, गिफ्ट डीड हो गई, तो उनको प्राइमरी एविडेंस माने जाएंगे। अगर आप कोर्ट में उनको प्रेजेंट कर देंगे तो प्रेजेंट करते ही यह माना जाएगा कि हां प्राइमरी एविडेंस है, ओनर आप ही हैं। पर सेकेंडरी एविडेंस में ऐसा नहीं होता। वहां पर जैसे कि मैंने अभी आपको क्लियर किया, अगर आप सेकेंडरी एविडेंस के हिसाब से सर्टिफाइड कॉपी डाल रहे हैं तो सेक्शन नंबर 65 सब क्लोज बी के हिसाब से आपको उसको साबित करना पड़ेगा। अब ये क्या कहता है वो मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, सेक्शन 65 कहता है केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट में बी गिवन, कि भाई किन किन केसेस में, उन केसेस में किन किन सिचुएशन में सेकेंडरी एविडेंस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दिए जा सकते हैं। आगे देखिएगा, सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन, कि सेकेंडरी एविडेंस दिए जा सकते हैं किस चीज के लिए? ऑफ द एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग केसेस, कि उसकी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट की कि हां वो वहां पर एग्जिस्ट करता था,
उसकी कंडीशन रिप्रेजेंट कराने के लिए या उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को साबित करने के लिए सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। इसका बी पॉइंट देखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है कि जब किसी डॉक्यूमेंट की एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट साबित करनी हो और वहां पर सेकेंडरी एविडेंस दिया गया है, तो वो कैसे प्रूव होगा? हैव बीन प्रूव्ड टू बी एडमिटेड इन राइटिंग बाय द पर्सन अगेंस्ट whom it to be proved or by his representative in interest। यानी कि जिस पार्टी के खिलाफ आप उस दस्तावेज को कोर्ट में साबित कर रहे हैं, अगर लिखित में वह इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है कि हां, जो चीज ये डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस करके यानी कि सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस करके साबित कर रहे हैं, वो चीज एग्जिस्ट करती है, उसकी कंडीशंस एग्जिस्ट हैं, या फिर उसकी जो वहां पर कंटेंट्स हैं डॉक्यूमेंट के, उसको एक्सेप्ट करती है। कौन? वो पार्टी जिसके अगेंस्ट में साबित किया जा रहा है वो डॉक्यूमेंट, तो वो सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में एक्सेप्टेड माने जाएंगे। अब हो सकता है कुछ लोग यहां पर कंफ्यूज हो गए हो, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, मैंने एक केस किया हुआ है जहां पर सामने वाली पार्टी मुझे कह रही है कि भाई हम इसके ब्रदर्स हैं और ये प्रॉपर्टी इसको कभी भी फादर की तरफ से सेल डीड नहीं की गई और ओरिजिनल सेल डीड भी उन्हीं के पास है, उन्होंने छुपा कर रखी है, पर मेरे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं गया, मैंने जाकर उसकी सर्टिफाइड कॉपी सब रजिस्ट्रार के वहां से निकलवा ली। मैंने उसको सेक्शन 63 में इंप्लीमेंट करते हुए कि सर्टिफाइड है, सेकेंडरी एविडेंस है, कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया। नाउ जिस पार्टी के अगेंस्ट में मुझे यह साबित करना है कि हां, इस कंटेंट के हिसाब से डॉक्यूमेंट के मैं संपत्ति का मालिक हूं, मुझे उस पार्टी से रिटर्न में ये चीज एक्सेप्टेड करवानी पड़ेगी कोर्ट के माध्यम से। वो कैसे होगी, वो अलग प्रोसेस है। चाहे वो हम यहां पर क्रॉस में करवा रहे हैं, पहले एक्सेप्टेड है, केस के दरमियान एक्सेप्टेड की गई है, बीच में, वो एक अलग इशू है। पर उसके कंटेंट को, एग्जिस्टेंस को, डॉक्यूमेंट को हमें वहां पर एक्सेप्ट कराना पड़ेगा दूसरी पार्टी से, जो मना कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। दोस्तों, सेक्शन 65 सब क्लोज 2 इंडियन एविडेंस एक्ट इस बारे में बात करता है और इसी तरीके से कोर्ट के अंदर एविडेंस एक्सेप्ट करवाए जाते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं आप खड़े हो गए कोर्ट में, डॉक्यूमेंट रख दिया कि सर लो ये रहा एविडेंस, जी नहीं, हर एविडेंस की अलग वैल्यू होती है। तो इस तरीके से एविडेंस को एक्सेप्ट कराया जाता है, सेकेंडरी एविडेंस को। नाउ अब मैं आपको रेलिवेंट जजमेंट की डिटेल्स बताने वाला हूं, बड़ी ध्यान से अब यहां से आपको वीडियो को देखना होगा। अब देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको केस डिटेल्स दिखाई दे रही होंगी। ऑनरेबल त्रिपुरा हाई कोर्ट की जजमेंट है। देखिएगा, जजमेंट का नाम है स्मृति रूबिया बीबी, वाइफ ऑफ अल्फात अली, जो यहां पर प्रेजेंट केस में प्लेंटिफ है, अपीलियंट भी यही है, वर्सेस एमडी मती मिया एंड अदर। यहां पर ये केस के अंदर डिफेंडेंट यानी कि रिस्पोंडेंट है। और दोस्तों, 8 फरवरी 2023 को इस ऑर्डर को पास किया गया है ऑनरेबल त्रिपुरा हाई कोर्ट की तरफ से। अब केस के फैक्ट्स मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, इसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी वो मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सेल डीड से खुद को ओनर मान रहे हैं, सेल डीड ही खोकर बैठे हैं, किसी डॉक्यूमेंट से खुद को ओनर मान रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट ही खोकर बैठे हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सर्टिफाइड कॉपी का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आप संपत्ति के मालिक हैं। अब दोस्तों, केस के फैक्ट्स अगर आप लोगों को क्लैरिफाई किए जाएं, तो प्रेजेंट केस में जो प्लेंटिफ है उसका कहना है कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप उसी के पास है और इसी चीज के लिए उन्होंने वहां पर एक डिक्लेरेशन सूट दाखिल किया है, सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। साथ ही साथ प्रॉपर्टी पर पोजेशन भी उसका है, इसलिए वहां पर कंफर्मेशन ऑफ पोजेशन भी उसने फाइल किया है। अब दोस्तों, प्रेजेंट केस में जब वो अपनी ओनरशिप प्रॉपर्टी पर एस्टेब्लिश करना चाह रहा है, तो ओरिजिनल सेल डीड कोर्ट में प्रेजेंट नहीं की गई और इसका एक वैलिड रीजन भी कोर्ट में एस्टेब्लिश नहीं किया गया कि आखिरकार क्यों सेल डीड जो ओरिजिनल है वो कोर्ट के सामने नहीं रखी जा रही। इसके अलावा यहां पर जब सर्टिफाइड कॉपी दी गई ट्रायल कोर्ट के सामने और यह चीज वैलिडली नहीं बताई गई कि ओरिजिनल सेल डीड क्यों प्रेजेंट नहीं की, तो ट्रायल कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ट्रायल कोर्ट का कहना है कि कॉपी केवल पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की दी जा सकती है। जी हां, और सेल डीड एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए ट्रायल कोर्ट ने कहा उसकी हम कॉपी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नाउ प्लेंटिफ इस चीज से परेशान होते हुए आगे चलकर अपीलियंट कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। अपीलियंट कोर्ट ने भी यहां पर ट्रायल कोर्ट का फैसला सटीक ठहराया और यह चीज क्लैरिफाई की कि जो सेल डीड है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है,
उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। अब इस चीज से परेशान होते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जो प्लेंटिफ अपीलिएंट के काउंसिल है उनका कहना है कि देखिए, यहां पर भले सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में प्रेजेंट की गई है, पर जो डिफेंडेंट है यानी कि जो अपोजिट पार्टी है उसने इस चीज का ऑब्जेक्शन नहीं फाइल किया कि क्यों इसकी सेकेंडरी कॉपी सर्टिफाइड कॉपी लगाई जा रही है। और ऐसी स्थिति में जब उनकी तरफ से ही ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया गया तो कोर्ट को भी इसे एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यह यहां पर प्लेंटिफ का काउंसिल का कहना था ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने। अब देखिए, यहां से आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी जजमेंट का रेफरेंस अपने केस में देना चाहते हैं तो जो ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन होती है, क्लैरिफिकेशन होती है, वो आपको ध्यान देनी चाहिए। देखिएगा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या क्लैरिफाई किया। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर हम सेक्शन 63 के प्रोविजन पर ध्यान दें, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर किए थे, तो वहां पर सर्टिफाइड कॉपीज को सेकेंडरी एविडेंस माना जाना चाहिए और ऐसी स्थिति में सेल डीड की सर्टिफाइड कॉपीज को एक्सेप्ट भी किया जाना चाहिए। सेकेंडरी थिंग, जब तक डिफेंडेंट भी इस चीज को अपोज नहीं कर रहे तो उस चीज को वैसे भी ऑब्जेक्शन में नहीं लाया जाए। इसके अलावा यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण चीज क्लियर की है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा था तो प्लेंटिफ से जब क्वेश्चन पुट किए तो उनका कहना है कि जो इस सेल डीड के तहत उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, उसके अंदर जो वेंडर है यानी कि जिससे उन्होंने संपत्ति खरीदी है, उसकी वेरिफिकेशन वो नहीं करते कि ये उन्हीं के साइन है, क्या उन्होंने खुद पर्सनली आकर उसको एग्जीक्यूट कराया। इस सब की वेरिफिकेशन वहां पर प्लेंटिफ ने करने से मना कर दी। ऐसी स्थिति में क्या हो गया, उसके कंटेंट वहां पर कंटेम्पलेट हो गए, यानी कि जो सेल डीड के अंदर कंटेंट थे, जो सेल डीड के अंदर कंटेंट थे, वो क्लियर नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में अब इसको एग्जीक्यूट कराना जरूरी था, क्योंकि जो उसके अंदर कंटेंट है वो प्लेंटिफ का खुद कहना है कि उस चीज को वो वेरीफाई नहीं करता कि जो विक्रेता था ये उसी के साइन है, उसी ने आकर ही इस चीज को वहां पर एग्जिबिट कराया, कोर्ट मतलब सब रजिस्ट्रार कोर्ट से एग्जीक्यूट कराया, रजिस्टर कराया। तो अब उसकी एग्जीक्यूशन साबित करनी पड़ेगी, किसको करनी पड़ेगी, प्लेंटिफ को करनी पड़ेगी। नाउ सेक्शन नंबर 65 सब क्लोज बी, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में क्लियर किया था कि अगर कोई सेकेंडरी एविडेंस दिया गया है, उसकी एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट को राइटिंग में साबित करना अनिवार्य है डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, यानी कि वो पार्टी जो उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रही, उनकी बाय राइटिंग के थ्रू ये चीज एक्सेप्टेड करानी जरूरी है कि उसके कंटेंट रियल हैं, यानी कि उस सेल डीड की एग्जीक्यूशन हुई है, उस सेल डीड को प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड कराया गया है। ये चीज डिफेंडेंट के थ्रू राइटिंग में साबित करवानी जरूरी थी प्लेंटिफ को। ये चीज यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सेक्शन 65 सब क्लोज बी के तहत क्लैरिफाई की। इसके अलावा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यही कहा कि प्लेंटिफ इस चीज को क्लैरिफाई नहीं कर पाया किसी और प्रकार के एविडेंस कोर्ट में सबमिट करके। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्लेंटिफ की तरफ से अपीलिएंट की तरफ से अपील डाली गई थी उसको डिसमिस किया जाता है और यहां पर यह माना जाता है कि उन डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट ना किया जाए एज अ सेकेंडरी एविडेंस, क्योंकि उसकी एग्जीक्यूशन प्लेंटिफ साबित नहीं कर पाया। नाउ दोस्तों, यहां से आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर आप सर्टिफाइड कॉपी लगा रहे हैं किसी सेल डीड की, गिफ्ट डीड की, तो किस प्रोविजन के तहत आपको साबित करनी पड़ेगी और किस टेक्निक के थ्रू आपको उसे लीगली साबित कराना पड़ेगा। अगर आप साबित नहीं कर पा रहे तो सर्टिफाइड कॉपी आपका मालिकाना हक साबित नहीं करती, और यह चीज मैंने वीडियो के टाइटल में भी डाली है कि सर्टिफाइड कॉपी से मालिकाना हक साबित नहीं होगा। अब दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर दी गई डिटेल्ड जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मेरी जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।